चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर जो कि है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में एक्चुअली में होता क्या है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आपके पास प्रिंसिपल्स का डिस्कशन होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, या इनको कॉन्सेप्ट्स कह लो या पॉस्टुलेट्स कह लो, कन्वेंशंस कह लो, रूल्स रेगुलेशंस कह लो, गाइडलाइंस कह लो। ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आती हैं, जो आपको ये बताती हैं कि आपको अकाउंटिंग करते टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ब्रॉडर गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है अकाउंटिंग करते टाइम पे। और रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर मैं डिफरेंट रूल्स फॉलो करूंगा, आप अपनी अकाउंटिंग करते टाइम पे डिफरेंट रूल फॉलो करेंगे अपनी कंपनी के लिए, तो हम दोनों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वो सेम फॉर्मेट में नहीं होंगी, सेम रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। और इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि जो यूज़र होगा, मान लो कोई इन्वेस्टर है, उसको पैसा लगाना है या तो आपकी कंपनी में या मेरी कंपनी में, तो वो डिसाइड करेगा किसी कंपनी में पैसा लगाने हैं हम दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके। ठीक है, तो अगर रूल सेम नहीं होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर ही कैसे कर पाएगा। मान लो आप अपने असेट को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हो, आप अपने पीएल अकाउंट पर ले जा रहे हो, इसको अपने असेट के, जो आपने असेट खरीदा है उसको आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के अपने पीएल अकाउंट में ले जा रहे हो। मैं ले जा रहा हूँ अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट में असेट दिखा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। आपका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना, आपने अपना पूरा का पूरा असेट का एक्सपेंस एक ही साल में पीएल अकाउंट में डाल दिया है, तो कंपेयर कैसे करेगा? उसको लगेगा मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, बट एक्चुअली में मेरा ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि आपका ज़्यादा हो, क्योंकि आपने डिफरेंट रूल यूज़ कर लिया, इसलिए प्रॉफिट अलग अलग आ रहे हैं। मतलब इसलिए प्रॉफिट ट्रू नहीं है दोनों का, कंपेरेबल नहीं है दोनों का। ठीक है, तो दोनों अगर सेम रूल यूज़ करेंगे तभी एक्सटर्नल पार्टी कंपेयर कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसीलिए हमारे पास थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है जो हमको ब्रॉडर गाइडलाइंस देते हैं। ठीक है, और अगर इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लीगल लॉ के थ्रू बैक कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको फॉलो करना ही करना पड़ता है, वो स्पेसिफिक होते हैं। ये ब्रॉड होती हैं प्रिंसिपल्स, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत ऑप्शन वहाँ भी दिए जाते हैं कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो, चॉइसेस दी जाती हैं, बट वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है प्रिंसिपल के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस का। जैसे मान लो आप अगर हाईवे पे निकलते हो तो आपके पेरेंट्स आपसे बोलते होंगे कि डोंट ओवर स्पीड, डोंट ओवर स्पीड। ये क्या है? डोंट ओवर स्पीड क्या है? एक तरह का प्रिंसिपल है, एक गाइडलाइन आपको दे दी। लेकिन अगर आप हाईवे में एक्चुअली में निकलते हो अपनी कार लेके, अपनी बाइक लेके, तो वहाँ साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि मैक्सिमम लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका लीगली बैक्ड हो गया। अगर 80 किलोमीटर पर आवर से आपने ज़्यादा स्पीड की कार की तो आपका चालान कट जाएगा। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और ऊपर वाला जो एग्जांपल था, जो पेरेंट्स ने आपको बोला, जो सजेशन दिया, जो गाइडलाइन दी, वो क्या था? वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल था। अब क्लैरिटी आ गई होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। क्वेश्चन है जो कि हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का नेचर कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है? पहला ऑप्शन, इट इज़ अ रिजिड सेट ऑफ साइंटिफिक लॉज दैट कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांस। ऐसा नहीं है, ये गलत है। It consists of principles, concept, rules, guidelines developed over time to bring uniformity and consistency. Absolutely correct. यही इसका आंसर है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी लाता है, ये यूनिफॉर्मिटी लाता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, रूल्स रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गैप दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलाउ फॉर सम फ्लेक्सिबिलिटी बट देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज व्हाट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? बड़ा सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कंपेरेबल बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूनिफॉर्म करना है ताकि सेम रूल्स फॉलो हों। ठीक है, ताकि वो कंपेरेबिलिटी बढ़ सके। तो यूनिफॉर्मिटी लाना और कंपेरेबिलिटी लाना, जो कि मेरे को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बट पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते टाइम पे और प्रिपेयर करते टाइम पे एक यूनिफॉर्मिटी रहे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर हो सके, यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अंडर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट शुरू हो गए हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन पे आएंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं और जो बिजनेस खुद होता है, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। मतलब एप्लीकेशन इसका क्या है कि जो ओनर्स के पर्सनल एक्सपेंस होंगे, जो ओनर्स के पर्सनल एक्सपेंस होंगे वो बिजनेस के अकाउंट्स बुक पे रिकॉर्ड नहीं होंगे, और जो बिजनेस के एक्सपेंस या इनकम्स होंगी वो ओनर के पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। ये मतलब है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं। समझ में आ गई बात? ओके। क्वेश्चन ने पूछा है कि कैपिटल के बारे में
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कौन सी ट्रीटमेंट कैपिटल के लिए बताता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसका एक एप्लीकेशन ही है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे कि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। तो इसका मतलब है कि जो ओनर है वो अगर कुछ पैसा बिजनेस में लगा भी रहा है, अगर ओनर है अगर वो कुछ पैसा बिजनेस में लगा भी रहा है तो बिजनेस इस पैसे को कैपिटल मानता है। कैपिटल लेकिन किस तरह का पैसा मानता है, ये बिजनेस मानता है कि ये पैसा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। भले ये ओनर का पैसा है बट बिजनेस मानता है कि ये एक तरह की लाइबिलिटी है और बिजनेस को ये बाद में वापस करना पड़ेगा। जब बिजनेस बंद होगा तब बिजनेस को ये वापस करना पड़ेगा पैसा। तो बिजनेस इस तरह से ओनर का पैसा भी इसी तरह से मानता है कि ये पैसा इसको वापस करना है, तो एक तरह से लाइबिलिटी मानता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये भी एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन है, क्योंकि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है तो बिजनेस भी ये चीज़ कंसिडर करती है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, इट इज ट्रीटेड एज द असेट ऑफ द बिजनेस। देखो कैपिटल को असेट तो मानोगे नहीं, गलत है। इट इज इग्नोर्ड, ये तो बिल्कुल गलत है, इग्नोर नहीं करोगे। इट इज ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बिजनेस कैपिटल को एक तरह से लाइबिलिटी मानता है जो वो ओनर को वापस करेगा जब बिजनेस बंद हो जाएगा तब। ठीक है, अगर उसके पास पैसे होंगे तो कोई कंपल्शन नहीं है, बट माना जाएगा लाइबिलिटी ही आएगा, वो लाइबिलिटी एंड इक्विटी के साइड पे ही। ठीक है, तो वो वापस करेगा जब पैसे होंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे हों तब वापस तब देखा जाएगा ना पैसे हैं कि नहीं है तब वापस होगा। लेकिन ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनती है कंपनी की कि वो वापस करना चाहती है एट द एंड ऑफ द बिजनेस। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अ बिजनेस ओनर परचेजेज अ कार फॉर पर्सनल यूज यूजिंग द फंड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। देखो यहाँ बैंक अकाउंट बिजनेस का है और ओनर जो है, जो शेयर होल्डर है, वो अपनी पर्सनल कार को खरीद रहा है और उसको कार को खरीदने के लिए बिजनेस का बैंक अकाउंट यूज कर रहा है। तो क्या इस पर्सनल कार के एक्सपेंस को बिजनेस अपना एक्सपेंस मानेगी? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं मानेगी। क्या इस कार को बिजनेस अपना असेट मानेगी? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं मानेगी। तो क्या मानेगी? यही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। क्या इसको असेट को इस कार को क्या असेट मान लेगा बिजनेस? नहीं मानेगा। क्या इसको एक्सपेंस मान लेगा बिजनेस? नहीं मानेगा। क्या इसको ड्राइंग मानेगा, रिड्यूसिंग द ओनर्स कैपिटल इन द बिजनेस? एब्सोल्युटली करेक्ट। जब कोई भी ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस के अकाउंट को यूज करता है तो बिजनेस को ड्राइंग मान लेती है कि ओनर ने अपना पैसा निकाला है, तो उसके कैपिटल को कम कर दो और ये ड्राइंग होगी। ड्राइंग कंसिडर किया जाएगा, ना ही एक्सपेंस ना ही असेट। समझ में आ गई बात? ठीक है, आवाज़ साफ आ रही ना मेरी? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ आ रही है। ठीक है, गुड गुड। आज माइक मैंने दूसरा लगा रखा है ना। चलो ये सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अज्यूमिंग द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज फॉलोड। कौन सा इवेंट रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होना चाहिए एज पर दी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? देखिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिंपली ये कहता है कि जिन भी इवेंट्स को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, वैल्यू कर सकते हो, उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो इसमें यही पूछ रहा है किसको नहीं रिकॉर्ड करोगे। तो पेमेंट ऑफ सैलरी दी, तो ये तो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड आराम से कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, तो रिकॉर्ड करोगे, तो ये आंसर नहीं होगा। लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर वर्थ ₹50,000, 50,000 का आपका गुड्स लॉस हो गया ड्यू टू फायर, तो आपका अमाउंट पता है एग्जैक्टली कि 50,000 का अमाउंट आपका लॉस्ट गुड्स आपका लॉस हुआ है, तो अमाउंट पता है, मेजर कर सकते हो, तो ये अकाउंटिंग बुक्स में रहेगा। तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। द सडन रिजिग्नेशन ऑफ कंपनीज मोस्ट कंपिटेंट मार्केटिंग मैनेजर, किसी अच्छे इंप्लॉय ने, मार्केटिंग मैनेजर ने रिजाइन कर दिया है। अब इसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करोगे कैसे? अकाउंटिंग के नज़रिए से इसको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर ही नहीं सकते हो। भले आपने अपॉइंटमेंट किया है, भले आपने रिजिग्नेशन किया है, ये सब अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू आप नहीं कर सकते। अगर उसको सैलरी पे कर रहे हो तो वो मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू हो सकती है उसकी, फिर वो अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होगा। बट कोई रिजाइन कर रहा है, कोई अपॉइंट कर रहा है, तो वो मनी मेजरमेंट उसका नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो ये अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर लिमिटेशन ऑफ द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज दैट, अब कह रहा है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन क्या है। इट कॉम्प्लिकेट्स द प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं करता है ये प्रोसेस, ऑफ एडिंग अप डिफरेंट असेट लाइक चेयर्स एंड कंप्यूटर, ये बिल्कुल गलत है।
इट रिक्वायर्स ऑल द ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन द फॉरेन करेंसी। ऐसा भी कुछ नहीं है कि फॉरेन करेंसी पे ही रिकॉर्ड करना है, ये फैक्ट ही नहीं है, ये दोनों फैक्ट नहीं है, तो लिमिटेशन कहाँ से हो जाएंगी। सी इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड चेंजेस इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये इग्नोर करता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट। बिल्कुल सही है। देखो, जब भी आप मनी की टर्म्स में मेजर करते हो, जब भी आप मनी के टर्म्स में मेजर करते हो, मान लो आपने 10 साल पहले कोई मशीनरी खरीदी, तो आपने उस टाइम जितने में खरीदी थी उसको रिकॉर्ड कर लिया। आज की डेट में सेम मशीनरी को मान लो आप दोबारा खरीद रहे हो, आज की डेट में जितने रुपए का भी आया उसी मनी टर्म्स में आपने रिकॉर्ड कर लिया। आपने ऐसा तो नहीं किया कि आज की जो आपने आज की जो मशीनरी खरीदी है, जो भी उसकी रुपीज़ की वैल्यू है, उसको आपने पास के डेटा के हिसाब से कंपेयर करके ये देखा कि पास का डेटा का जो आपने पास का जो मशीनरी थी वो जितने में खरीदी थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ऐसा निकाल के तो नहीं देखा। प्रेजेंट वैल्यू एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंस में, वो मैं आपको फाइनेंस में पढ़ा दूंगा, बट अभी ब्रीफली समझो कि यहाँ पे आप इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हो। कहीं पे आप इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट लिखते हो। एक साल का जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो, या आप पिछले साल का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो, तो कहीं भी आप इन्फ्लेशन का वर्ड सुनते हो। अब आप पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर रहे हो, परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो, करते हो ना परफॉर्मेंस कंपेयर कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट हो गया, और कहते हो हाँ इतना बढ़ गया। बट आप क्या ये बताते हो कि इतना बढ़ गया, लेकिन भाई इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू तो ज़्यादा जनरेट हो गई होगा। क्या उसका इम्पैक्ट लेते हो आप? उसका इम्पैक्ट नहीं लेते हो, तो बिना इन्फ्लेशन की ही चीज़ें करते हो आप। तो ये एक तरह की लिमिटेशन है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की, ठीक है, कि आप परचेजिंग पावर ऑफ मनी को और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को नहीं कंसिडर करते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो पहले मैं आपको ब्रीफली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। देखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस ये मान के चलता है कि अगर मेरा बिजनेस है, मैं ये मान के चलूंगा कि मेरा बिजनेस हमेशा के लिए आगे रन करता रहेगा, यही अज्यूम करके मैं अपनी अकाउंटिंग करूंगा। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका एक एप्लीकेशन क्या है, मान लो मैंने एक असेट खरीदा, अपनी मशीनरी खरीदी अपने बिजनेस के लिए, 20 लाख की मशीनरी खरीदी। अब क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा बिजनेस कंटिन्यूसली रन करेगा और ये मेरा जो मशीनरी है 20 लाख की, ये मेरे को बेनिफिट देगा आगे आने वाले 10 सालों के लिए, आगे आने वाले 10 सालों के लिए मेरे को ये बेनिफिट देने वाला है, ये मैं मान के चलूंगा। तो इसका मतलब है कि इस 10 लाख को, इस 10 लाख का जो मुझे बेनिफिट मिला है, इसको मैं एक साथ इसी साल एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई इसका बेनिफिट 10 सालों तक मिलने वाला है और मुझे पता है कि मेरी कंपनी तो इंडिफिनिट चलती रहेगी। तो मैं जो 10 साल का सामान खरीद रहा हूँ, मशीनरी खरीद रहा हूँ, इसको इस 10 साल तक बांट दूंगा, क्योंकि मशीनरी की लाइफ ही 10 साल है, तो 10 साल में बांट दूंगा। तभी बांट रहा हूँ क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मान के चल रहा हूँ। अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ना होता तो इस 10 लाख की मशीनरी को, मान लो आपका बिजनेस है और आप मान के चल रहे हो कि आपका बिजनेस 1 साल ही चलने वाला है, तो अगर आप ये मान के चल रहे हो तो 10 लाख की जो मशीनरी खरीदोगे आप, उसको आप 10 सालों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, उसको पूरा का पूरा 10 लाख रुपए आप आज ही एक ही साल में अपने एक्सपेंस में डाल दोगे, 10 लाख रुपीज लिख दोगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दोगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने गोइंग कंसर्न माना था, इसलिए हम इस 10 लाख रुपीज की मशीनरी को अपने बैलेंस शीट के असेट में दिखाते हैं और हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट के डेबिट में डालते रहते हैं। समझ में आई बात? तो ये है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का फंडा। समझ में आ गई बात? तो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही है? वैल्यूइंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस इवन इफ इट इज हायर देन कॉस्ट। ये तो गलत है, ये फैक्ट ही नहीं है। हमको पता है भाई स्टॉक को हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर इस पर रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये गलत है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ rather देन एक्सपेंसिंग द फुल कॉस्ट इन द ईयर ऑफ परचेज। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, यही आंसर भी है। गोइंग कंसर्न का बेस्ट एग्जांपल यही होता है कि आप अपने एसेट को, जो भी आपने एसेट खरीदा है 20 लाख 1 करोड़ का, उसको आप एक साथ एक साल में एक्सपेंस नहीं मानते हो, उसको आप धीरे धीरे करके सेट ऑफ करते हो, ठीक है, थ्रू द डेप्रिसिएशन। ये किसका एग्जांपल होगा? गोइंग कंसर्न का एग्जांपल होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, इफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नो लॉन्गर वैलिड। अच्छा, कह रहा है कि आपका बिजनेस चल रहा है 5-10 सालों से, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस इसी साल बंद होने वाला है, तो जो भी बैलेंस शीट आपकी बनी होगी उनमें जो भी असेट्स होंगे उसको आप कैसे वैल्यू करोगे? तो अब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू नहीं कर सकते, आप असेट्स को जो वैल्यू करोगे बैलेंस शीट पे वो रियलाइजेबल वैल्यू पे करोगे। जिस वैल्यू पे आप उसको बेच सकते हो उस पर आप उसको रिकॉग्नाइज कर दोगे, क्योंकि आपको पता है आपका बिजनेस बंद होने वाला है। तो आप वो डेप्रिसिएशन वाला लगा के नहीं करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट में किया फिर डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे हर साल। आपको पता है कि आपका जो बिजनेस बंद होने वाला है इसी साल,
तो जो इस साल आपको उस असेट को बेच के रुपए मिलने वाले हैं, वही मनी आपको रियलाइज होने वाली है, तो उसी पे आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेना। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करोगे? नहीं। एनआरवी पे करोगे? जी हाँ, ये मैंने आपको बताया था, एनआरवी पे करोगे, ठीक है, जीरो वैल्यू पे नहीं करोगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलो, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, वाई आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द रेगुलर इंटरवल्स? क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलर इंटरवल पे क्यों करते हो मेजर? पहले मैं आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का बेसिक बताता हूँ, इसका फंडा बताता हूँ क्या होता है। देखो, हमारी कंपनी चलने वाली है गोइंग कंसर्न के हिसाब से इंडेफिनेटली, तो कंपनी के एंड होने का वेट थोड़ी करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए या फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। उसके लिए क्या करोगे, इस पूरे टाइम पीरियड को एक रेगुलर इंटरवल में बांट दोगे। यूजुअली वो 1 ईयर का होता है। इस 1 ईयर के टाइम में आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, फाइनेंशियल पोजीशन को भी चेक करोगे, जिससे जो यूजर्स होंगे वो डिसीजन ले सकें कंपनी के बारे में। मान लो मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी है, आप भी एक साल में अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करोगे, मैं भी करूंगा। सामने वाली पार्टी जो इन्वेस्टर है वो देखेगी आपकी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मेरी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट, और फिर वो डिसाइड करेगा कि भाई किसकी कंपनी में पैसा लगाना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम एक रेगुलर इंटरवल में अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करेंगे। यही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि आप बिजनेस के बंद होने का वेट नहीं करोगे, बिजनेस के एंड होने का वेट नहीं करोगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए। आप एक रेगुलर इंटरवल में अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करते रहोगे, जिससे कि डिसीजन लिया जा सके, टाइमली डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, जब आप इवेल्युएट करोगे, जब आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगी, तभी तो आप डिसीजन ले सकते हो। यही इसका लॉजिक है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बिकॉज द बिजनेस विल क्लोज डाउन एट द एंड ऑफ द ईयर। ये रीजन नहीं होता है। टू एंश्योर द अकाउंटेंट गेट्स अ सैलरी बोनस, इररिलेवेंट ऑप्शन है। टू मेजर द परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन फॉर यूजर्स टू मेक टाइमली डिसीजंस रादर देन वेटिंग फॉर द बिजनेस टू एंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप ये मेजर करना चाहते हो कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, यूजर जो है डिसाइड करना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिससे वो टाइमली डिसीजन ले सकें। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसीलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम रेगुलर इंटरवल में डिस्क्लोज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। अंडर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट देते हैं, एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट व्हाट। मैं आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, हिस्टोरिकल कॉस्ट का बेसिक बता देता हूँ, फिर हम ऑप्शन पढ़ेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिंपली इतना कहता है कि जो भी आपने असेट खरीदा है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर लेना, उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड मत करना, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना। लेकिन ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे मान लो आपने कोई भी असेट खरीदा, उस असेट को प्रेजेंट टाइम तक लाने के लिए, जो भी आपने प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए, प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए, प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन का मतलब क्या है, ऐसी कंडीशन और ऐसी लोकेशन में लाने के लिए जिस कंडीशन और जिस लोकेशन में आप उस मशीन को यूज कर सकते हो अपने ऑपरेशंस में। ऐसी कंडीशन और ऐसी लोकेशन में लाने तक के लिए जो भी आपने खर्चे किए हैं, सारी की सारी कॉस्ट असेट में कैपिटलाइज करोगे। फंडा समझ रहे हो? चमक रहा है कुछ? क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मशीनरी खरीदते टाइम पे कौन कौन सी कॉस्ट को, कौन कौन से एक्सपेंडिचर को आप कैपिटलाइज करोगे। तो उन एक्सपेंडिचर को आप कैपिटलाइज करोगे जो आपने लगाए हैं, जो आपने पैसे खर्चा किए हैं उस मशीन को इंटेंडेड लोकेशन और इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन और इस लोकेशन में आने के बाद इस मशीनरी को आप यूज कर सकते हो। तब तक आपने जो भी खर्चे किए हैं सारे के सारे खर्चे आप कैपिटलाइज करोगे, सारे के सारे खर्चे आप असेट के खर्चे में डाल देते हैं। पसंद आ गई? ओके, थम्स अप। ओके, तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ द ईयर। जी नहीं, ठीक है, असेट को रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू में नहीं करते हो। प्राइस पे टू एक्वायर इट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन, ये मैंने आपको अभी बताया था कि भाई इस असेट की कॉस्ट में आप एक्विजिशन कॉस्ट भी लेते हो, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लेते हो, और साथ ही में आप इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी लोगे, क्योंकि ये ज़रूरी है उसको यूज़ करने के लिए। तो यूज़ करने तक का जो भी खर्चा किया है सारी की सारी कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हो असेट में। समझ में आती है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, उसका लिमिटेशन पूछ रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू वेरीफाई द कॉस्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। नहीं, ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हो भाई, आपने जितने में खरीदा है वो वाउचर्स आपके पास हैं, तो ये लिमिटेशन नहीं है, गलत है। इट अलाउज फॉर ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, तो अच्छी चीज़ है ना, ये लिमिटेशन कहाँ से हो जाएगी, ये भी गलत है। इट मे लीड टू हिडन प्रॉफिट्स, वाई? बिकॉज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइजेस एज असेट्स आर शोन एट द ओल्डर लोअर वैल्यूज, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों?
कह रहा है कि भाई आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिप्रेजेंट करना है माइनस डेप्रिसिएशन, लेकिन राइजिंग प्राइसेस के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे आज की इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई है, बट आप तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हो सकता है आपका हिडन प्रॉफिट है जो आप शो नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक लिमिटेशन है क्योंकि आज की डेट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विच फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को आपको पहले मैं सिंपली समझा देता हूँ, फिर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। देखो, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सिंपली ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बिजनेस में हो रहा है तो एटलीस्ट दो जगह पे इम्पैक्ट जरूर करेगा, दो जगह पे उसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं असेट्स लूँ, तो अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन है, जैसे आपने सैलरी पे की, आपने सैलरी पे की एम्प्लॉइज़ को, ठीक है, तो सैलरी पे करोगे तो कैश जाएगा, तो आपका जो असेट है, कैश असेट में आता है, ये असेट डिक्रीज हो जाएगा, ये असेट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन साइमल्टेनियसली एक और चीज़ हो रही है कि आप सैलरी पे कर रहे हो जो कि आपका एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज कर रहे हो पीएल अकाउंट में, और एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज करने की वजह से आपका क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट भी कम हो रहा है। और ये जो प्रॉफिट कम हो रहा है ये रिफ्लेक्ट कहाँ करता है, ये कैपिटल में रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जितना भी आपका कैपिटल का बैलेंस होगा उससे आपका ये एक्सपेंस उस कैपिटल के बैलेंस को थोड़ा कम कर देगा क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, तो एक साइड से आपका असेट कम हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड से आपका लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड भी कम हो जा रही है। मतलब ये जो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ये इंटैक्ट रहेगा चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा। ये आपका ब्रह्मास्त्र होता है अकाउंट्स में कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा रहेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो आप, कोई भी ट्रांजेक्शन XYZ, ये कभी नहीं बदलेगा, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर एक ट्रांजेक्शन दो जगह पे इंपैक्ट, कम से कम दो जगह पे इंपैक्ट जरूर डालता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक ट्रांजेक्शन है, एक जगह वो असेट में इंपैक्ट डाल रहा है तो वो लाइबिलिटी साइड में भी इंपैक्ट डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बैंक से लोन लिया 2 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ का आपने लोन लिया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो आपका असेट बढ़ जाएगा 2 करोड़ से, ये तो बढ़ा आपका, लेकिन साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई, 2 करोड़ की लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई, तो ये लाइबिलिटी भी 2 करोड़ से बढ़ गई। तो पहले जो भी यहाँ पे बैलेंस होगा दोनों इक्वल थे, लेकिन ये ट्रांजेक्शन होने के बाद 2 करोड़ का लोन लेने के बाद भी ये अकाउंटिंग इक्वेशन इंटैक्ट रही, ये इक्वल ही रहा, भला अमाउंट बदल गया लेकिन दोनों इक्वल रहे, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रहा। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। तो इसका आंसर है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इजी, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। भाई नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ फर्म परचेजेस गुड्स वर्थ ₹10 लाख ऑन क्रेडिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हाउ डज दिस अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी मैंने आपको एग्जांपल 2-3 लेके बताया था ना, वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 लाख का आपने सामान खरीदा क्रेडिट में, तो कह रहा है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे इंपैक्ट करेगा। 10 लाख का सामान खरीदोगे अगर क्रेडिट पे, तो पहली बात है कि असेट तो बढ़ जाएगा 10 लाख से, क्यों, क्योंकि जो सामान खरीदा है वो भी आपका इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को भी करंट असेट में आता है, तो 10 लाख से आपका असेट तो बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन इतना सही है, दूसरा ऑप्शन भी इतना सही है, तीसरा गलत है, इसमें स्पेसिफिकली लिखा नहीं है तो ये भी गलत ही मानेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दे रखा है अमाउंट और क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, तो इसको भी क्रॉस करता हूँ मैं। आगे देखते हैं कि पहले दो में से आंसर क्या है। क्रेडिट में हमने खरीदा है, अगर हम क्रेडिट में खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, तो भाई लाइबिलिटी भी बढ़ रही है हमारी, हम पैसा वापस करेंगे उसको बाद में ना, तो लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ए में लिखा है कैपिटल इंक्रीज कर रहा है 10 लाख से, नहीं। बी में लिखा है लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है 10 लाख से, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन व्हाट। कह रहा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करते हो। देखो मैं आपको सिंपल पूरी डेफिनेशन बता देता हूँ, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्या होता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाता है कि कब आप रेवेन्यू को अपनी बुक्स में लिखोगे। इट टेक्स यू द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू इन योर अकाउंट्स बुक, एज सिंपल एज दैट। ये आपको टाइम बताएगा कब, व्हेन यू हैव टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू। कब रिकॉर्ड करते हो, जब आपको रेवेन्यू रियलाइज हो जाता है। अच्छा, रियलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको जब कैश मिल जा रहा है, ना ना ना, ये मतलब नहीं है। रियलाइजेशन का मतलब ये होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में रियलाइजेशन का मतलब ये होता है जब आपको राइट मिल जाएगा, लीगल राइट पैसे रिसीव करने का। पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं वो मैटर नहीं करेगा, अगर आपका राइट है पैसे रिसीव करने का तो रियलाइज माना जाएगा, तब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे। और लीगल राइट आपको कब मिलता है,
पैसे मिलने का लीगल राइट आपको तब मिलता है जब आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर दिए होते हैं सामने वाली पार्टी को। जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो आप गुड्स बेच रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं वो आपने ट्रांसफर जब कर दिए हैं तो आपको लीगल राइट मिल जाता है पैसे मिलने का। तब आपको रिलेशन होता है, तब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हो। चमक गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कब रिकॉग्नाइज करोगे? व्हेन द ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, नो। व्हेन द कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, नो। द टाइटल ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, मतलब लीगल राइट टू रिसीव द मनी अराइजेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो भी रिलेटेड हैं गुड्स से रिलेटेड वो आपने ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ओके। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलो, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो ये आंसर हो गया। अब आते हैं आगे। द टाइटल ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ये बता दिया ना। हाँ, अच्छा एक और चीज़ मैं सिखाता हूँ। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एक वर्ड बोला मैंने ना, वो सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है। सिंपल मतलब ये है, जो हमने गुड्स बेचे, ठीक है, हमने गुड्स बेच दिए, इसका मतलब है अगर अब गुड्स लॉस्ट होते हैं, अगर हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर दिए हैं, अगर उस गुड्स में कुछ भी नुकसान होता है तो रिस्क हम ट्रांसफर कर चुके थे, तो वो बेयर करेगा सामने वाली पार्टी। तो उसका मतलब है रिस्क हम ट्रांसफर कर चुके हैं। अगर वो बेयर कर रहा है तो रिस्क ट्रांसफर कर चुके हैं, अगर नुकसान का बेयर हम कर रहे हैं तो रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ है। अच्छा, रिवॉर्ड्स ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने मशीनरी बेची कोई सामने वाली पार्टी को, उस मशीनरी को यूज करके वो पैसे कमा रहा है, कमा सकता है, उसको अलाउड है, तो मतलब रिवॉर्ड्स उसको जो मिल रहे हैं वो भी ट्रांसफर कर दिए हमने। तो ये है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मतलब। ये मैं बताना चाहता था इसलिए बता दिया, बट इस क्वेश्चन को आपने ऐसे ही कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ। देयर इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रेवेन्यू रिकॉग्निशन रूल फॉर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, जो हमने बताया अभी कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करते हो, इसका एक्सेप्शन भी है। एक मिनट चार्ज लगाता हूँ, लैपटॉप चार्ज खत्म हो रहा है, लगा दिया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? देयर इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रिजर्व रिकॉग्निशन रूल फॉर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जो हमने रूल पढ़ा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर कर दी, जब हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है तब हम रेवेन्यू को रियलाइज करते हैं और तभी हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो जब आप ट्रांसफर करोगे तो क्या रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज इतने टाइम बाद करोगे? नहीं, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। भाई आप काम हर साल कर रहे हो और एकदम 10 साल बाद आप एकदम से इनकम अपनी दिखा दोगे, तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इजंट इट? तो इसलिए आप क्या करते हो, ऐसा नहीं करते हो। तो उसकी जगह पे आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जितना प्रोपोर्शनली आपने काम कर लिया है और जितना अप्रूव कर दिया है सामने वाली पार्टी ने, आर्किटेक्ट ने, तो उतना रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो इमीडिएटली उसी साल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं सारे, तब हमको आंसर पता चलेगा। ए क्या है? ओनली व्हेन द फुल कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड आफ्टर 3 years, नो। व्हेन द कस्टमर पेज द एडवांस, नो। प्रोपोर्शनेटली बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पीरियड, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोपोर्शनेटली जितना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है एट द एंड ऑफ द पीरियड और जो अप्रूव हो गया है उसको आप रिकॉग्नाइज कर लोगे एज अ रेवेन्यू। करेक्ट है भाई। एक बार आवाज़ चेक करता हूँ, हेलो हेलो, हाँ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बाप रे, कितने क्वेश्चन है इसमें। द मैचिंग कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट असेट मस्ट इक्वल लाइबिलिटीज। देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको मैं ब्रीफली समझा देता हूँ, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपली इतना कहता है कि देखो, जो भी आप इस साल रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसको रिकॉग्नाइज कर लो इसी साल। जो भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो इस साल, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लो इसी साल। तो मतलब कुछ एक्सपेंस ऐसे भी होंगे जिनसे रिलेटेड रेवेन्यू आपने जनरेट नहीं किया होगा, उनको रिकॉग्नाइज मत करो। जब उनसे रिलेटेड रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करोगे अगले साल, जब बिकेंगे सामान आपके, तो उन एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना अगले साल ही। एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, आपके पास 50 खिलौने हैं, 50 टॉयज़ हैं, ये आपने खरीदे हैं। तो 10 रुपये में खरीदा एक टॉय, तो खर्चा कितना हो गया? 500 रुपये का खर्चा हो गया भाई, सिंपल 500 रुपये का खर्चा हो गया ना। अब ये 500 रुपये का खर्चा तो आपका हो गया, लेकिन क्या आप इस 500 रुपये के कॉस्ट को पूरा का पूरा डाल दोगे आप इसी साल? जी नहीं। आप देखोगे कितना टॉयज़ आपके बिक गए हैं। मान लो आपके टॉयज़ बिके हैं सिर्फ 30, तो 30 टॉयज़ अगर आपके बिके हैं तो 30 × 10 मतलब 300 रुपीज़ एज अ कॉस्ट आप इस साल लेके जाओगे, ठीक है। और रेवेन्यू कितना है? मान लो 20 रुपये में बेचा आपने, 30 × 20 कर दोगे, 600 अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट आ जाएगा 300 रुपये का।
अब आप कहोगे सर ये बाकी की 20 टॉयज पे जो खर्चा किया था हमने 10 रुपये का, है ना, 200 रुपये खर्चा, इसको क्या करेंगे, इसको आप अगले साल रिकॉग्नाइज करना ना, इस साल नहीं रिकॉग्नाइज करोगे। 500 में से 300 ही रिकॉग्नाइज करोगे इस साल। क्यों? क्योंकि 300 से रिलेटेड ही आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, और बाकी जो 200 रुपये हैं जो आपके खर्चे हैं, ये जब आप बाकी के 20 टॉयज आप अगले साल बेचोगे ना, तो अगले साल रिकॉग्नाइज करना 200 रुपये के कॉस्ट को, और अगले साल ही जो 20 आप टॉयज बेचोगे उसके रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज करना। तो जब वो बिकेंगे तब उनका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा और तभी उनका एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज होगा। इसी को बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज द रेवेन्यू इटसेल्फ। मतलब जिस पीरियड में आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को भी आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज करोगे। सिंपल है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बेस्ड ऑन द मैचिंग कॉन्सेप्ट हाउ शुड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ट्रीटेड। देखिए पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझो क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो इनकर तो हो गए हैं, जो आपको करने तो हैं, बट आपने पेमेंट अभी नहीं की है। पेमेंट आप बाद में करने वाले हो उसकी, क्या पता 1 साल बाद करने वाले हो, या 3 महीने बाद करने वाले हो, 4 महीने बाद करने वाले हो। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको कैसे ट्रीट करोगे, तो सिंपल मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहते हैं ना कि अगर एक्सपेंस इस साल का है तो इसी साल ट्रीट करो उसको एज एन एक्सपेंस, तो करना पड़ेगा। और जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो एक्सपेंस को रेवेन्यू से डिडक्ट करते हैं, है ना, तो इग्नोर तो करोगे नहीं। डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू, हाँ करंट पीरियड में ही इसको रिकॉग्नाइज करना है एज एन एक्सपेंस, और रेवेन्यू से क्या करोगे, इसको डिडक्ट करोगे प्रॉफिट निकालने के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि हमें पता है कि ये पेमेंट हम अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, तो ये हमारी लाइबिलिटी भी है, इसको लाइबिलिटी में भी शो करोगे, क्योंकि जो बाद में हम पेमेंट करते हैं, जो हमारी ऑब्लिगेशन होती है, वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट। अच्छा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको ब्रीफ में पहले आइडिया दे देता हूँ, फिर मैं आपके लिए पूरा ऑप्शंस पढ़ूंगा। फुल डिस्क्लोजर का मतलब सिंपली इतना है कि जो भी कंपनी में मटेरियल इन्फॉर्मेशन हैं उन्हीं सबको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, उन सबको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन हैं जिन इन्फॉर्मेशन से यूजर्स के डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनको हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और इसको दिखाना, इसको शो करना ज़रूरी होता है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यही कहता है। ठीक है, तो रिक्वायर्स दैट ऑल ट्रेड सीक्रेट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूलाज बी पब्लिश्ड, नो। एवरी सिंगल स्मॉल ट्रांजेक्शन लाइक बाइंग अ पेन बी लिस्टेड सेपरेटली इन द बैलेंस शीट, नहीं। छोटे जो होते हैं वो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, ऐसा करके कुछ बैलेंस शीट में नहीं डालते हो आप छोटे मोटे एक्सपेंसेस को। ठीक है, सी ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, मटेरियल की बात मैंने की थी, और उसके जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जिससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकता है या फिर यूजर्स के डिसीजन इम्पैक्ट हो सकते हैं, उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है स्टेटमेंट में या फिर नोट्स टू अकाउंट में। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार मैं अपनी वॉइस क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है ना, ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। अंडर द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट अ बिजनेस शुड नेवर चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस को कभी भी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं करनी चाहिए किसी भी सर्कमस्टांस में। तो ये गलत है भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप यूज़ कर रहे हो इसी को फॉलो करना चाहिए ईयर ओवर ईयर। ठीक है, अगले साल भी आप यही पॉलिसी यूज़ करोगे और उसके अगले साल भी यही पॉलिसी आपको यूज़ करनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि बेटर रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रोवाइड कर पा रहे हो। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो अगर बेटर व्यू प्रेजेंट कर पा रहे हो तो ज़रूर करोगे आप। ठीक है, चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने चेंज किया है करके, बस ये होता है। बी, फॉलो द सेम अकाउंटिंग मेथड्स ईयर आफ्टर ईयर टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। ये सही है, यही आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ही अकाउंटिंग मेथड को आपको ईयर बाय ईयर यूज़ करना है। बट अगर चेंज करना चाहते हो और अगर बेटर रिप्रेजेंटेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेंज करने से, तो आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं, इट डिक्टेट्स व्हाट। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, ये
कहता है आप सेफ प्ले करो, मतलब जब भी आप अकाउंटेंट हो और जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप अपने प्रॉफिट्स को ओवर एस्टिमेट करके नहीं दिखा सकते। मतलब जो भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, जो आपको लगता है कि प्रॉफिट हो सकता है बट अभी तक हुआ नहीं है, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। लेकिन अगर लॉसेज हैं जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि लॉस हो सकता है, उसको आप रिकॉग्नाइज कर लेना। मतलब प्रॉफिट्स को ओवर स्टेट नहीं करना है और लॉसेज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इसको बोलते हैं सेफ प्ले करना। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटेंट क्या करता है, सेफ प्ले करता है। वो एंटिसिपेटेड लॉसेज होगा तो उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, ज़बरदस्ती का प्रॉफिट नहीं दिखा सकते आप। अगर ज़बरदस्ती का प्रॉफिट दिखाओगे तो इसका मतलब है अपनी प्रॉफिट को आप ओवर एस्टिमेट करके यूजर्स के डिसीजन को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। ठीक है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, शुड बी अकाउंटेड फॉर, और जितने अनरियलाइज्ड गेन्स हैं उनको इग्नोर कर दोगे आप। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, पीएल अकाउंट में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है, आपको मालूम होगा। तो एक तरह से जितना क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, और आपको पता है प्रॉफिट आप ओवर एस्टिमेट करके नहीं दिखा सकते। और यही रीज़न है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को आप एनआरवी भी बोल सकते हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट और एनआरवी में जो वैल्यू कम होती है उस पर आप बुक करते हो अपना क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन है ये। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो किसका एप्लीकेशन है, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 22, मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अ पेंसिल शार्पनर कंसिस्टिंग ऑफ ₹20 इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस रेदर देन एन असेट। देखो, मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है ना कि जो मेटीरियल इन्फॉर्मेशन है ना, उसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। और कहता है कि जो इमटेरियल है उसको रिकॉग्नाइज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब लेकिन यहाँ पे रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा। पेंसिल शार्पनर जो आपने खरीदा है वो चलेगा आपका 5 साल 10 साल, तो क्या हम उसको असेट मान के चल रहे हैं? इतना छोटा सा अमाउंट है, उसको अगर आप असेट मान के चलोगे बैलेंस शीट में और हर साल उसका डेप्रिसिएशन ट्रैक करोगे तो बिना मतलब के इतने एफर्ट लगा रहे हो आप। इतना छोटा सा अमाउंट है, उसको एक ही साल में एक्सपेंस दिखा के बुक करो सीधे सीधे। जो हमारा पूरा ओवरऑल पर्पस क्या होता है, अगर हम बड़ी मशीनरी खरीदते हैं 10 लाख 20 लाख की, उसको हम एक साथ डेबिट में पीएल अकाउंट के क्यों नहीं दिखाते हैं? ओवरऑल पर्पस क्या होता है? क्योंकि वो इस साल के प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर लेगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि उसका यूसेज तो आगे आने वाले बहुत सारे ईयर्स तक होने वाला है और वो हमें बेनिफिट भी प्रोवाइड करने वाला है काफ़ी सारा सिग्निफिकेंट अमाउंट का आगे आने वाले ईयर्स तक। तो उसकी कॉस्ट को हम सेग्रीगेट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओवर द ईयर्स। तो वो करेक्ट है क्योंकि उसका इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा इस साल के प्रॉफिट में अगर पूरा का पूरा एक्सपेंस मान लोगे एक साथ तो। लेकिन 20 रुपये का जो आपका शार्पनर है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा? तो इसको एक ही साल में आप एक्सपेंस मान सकते हो। ठीक है, तो इसकी यूजफुल लाइफ तो होती है पर तब भी इसको एक्सपेंस मानोगे। क्यों? क्योंकि मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है अकाउंटिंग। द अमाउंट इज इमटेरियल एंड ट्रैकिंग इट एज एन एसेट इज नॉट वर्थ द एफर्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बी व्हाट। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ब्रीफ में समझा देता हूँ। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आप ट्रीटमेंट करोगे अकाउंटिंग का वो ऑब्जेक्टिव मैनर में करना। ऑब्जेक्टिव मतलब वेरीफेबल होना चाहिए। वो जो भी आप सेल की एंट्री कर रहे हो, जो भी अमाउंट लिख रहे हो, जो परचेज का अमाउंट लिख रहे हो, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो उसके कंसर्न वाउचर्स के साथ, इनवॉइसेस के साथ। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इसमें आपकी सब्जेक्टिविटी काम नहीं आएगी कि आपका मन किया तो आपने रेट हाई करके लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब जो हुआ है एक्चुअल में ट्रांजेक्शन उसी को रिकॉर्ड करो उसी वैल्यू पे, क्योंकि वो वेरीफाई कर सकते हो वाउचर्स के साथ। ठीक है, इसमें पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है। इसका एक क्या है, बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग। पर्सनल फीलिंग नहीं ला सकते आप। रिकॉर्डेड टू मीट द ओनर्स डिजायर्ड प्रॉफिट, नहीं। सपोर्टेड बाय वेरीफेबल डॉक्यूमेंट्स लाइक वाउचर, इनवॉइसेस एंड रिसीट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही इसका आंसर है। बेस्ड ऑन र्यूमर्स इन द मार्केट, नो। एस्टिमेटेड रफली टू सेव टाइम, नो। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब बात कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम एक तरह का एप्लीकेशन है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का। डबल एंट्री सिस्टम में यही होता है कि
एक अगर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट ज़रूर से क्रेडिट होगा, और टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेंगे। ये डबल एंट्री सिस्टम कहता है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, नो। ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, नो। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इम्पैक्ट, वन अकाउंट इज डेबिटेड, एटलीस्ट टू फोल्ड इम्पैक्ट होता है। एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम के अलावा हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है, बट अभी यूज़ नहीं होता है क्योंकि साइंटिफिक नहीं है मेथड। यहाँ पे कुछ एरियाज ही आप रिकॉर्ड करते हो, जैसे कैश के एरिया रिकॉर्ड करोगे बस, बाकी के आप छोड़ दोगे। जो जैसे मान लो अपने सैलरी पे की कैश में, कैश का रिकॉर्ड करोगे, सैलरी छोड़ दोगे, तो ये गलत है, साइंटिफिक नहीं है बेसिकली। तो अभी इररिलेवेंट हो गया है, यूज़ नहीं होता, बट फिर भी क्वेश्चन है तो हम पढ़ते हैं इसको कि सिंगल एंट्री सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हो। साइंटिफिक मेथड है नहीं, कंप्लीट सिस्टम है नहीं, इनकम्प्लीट सिस्टम है, क्योंकि एक ही एस्पेक्ट लेके चल रहे हो कैश का। तो एन इनकम्प्लीट सिस्टम वेयर ऑफन ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। तो कैश और पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हो बस, तो सिंगल एंट्री सिस्टम है जो कि यूज़ नहीं होता है। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड व्हेन। अच्छा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये होता है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसकी एंट्री अपनी अकाउंट बुक में कर दोगे। जैसे आपने सेल किया तो आप सेल की ट्रांजेक्शन की एंट्री कर दोगे अपनी अकाउंट्स बुक में, भले आपको पैसे मिला हो ना मिला हो वो मैटर नहीं करेगा। इसी तरह आपने परचेज़ किया है, भले आपने रॉ मटेरियल परचेज करने पे पैसे अभी नहीं दिए हैं, 2 महीने बाद दोगे, फिर भी कोई बात नहीं, जब आपने परचेज कर लिया तो आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर दोगे। इसको कहते हैं अक्रूवल बेसिस। मतलब जब एक्सपेंस रियलाइज हो गए, मतलब जब लीगल राइट स्टैब्लिश हो गया कि आपको देना है पैसा, तो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। इसी तरह रेवेन्यू में भी अगर आपने लीगल राइट आपको इस्टेब्लिश कर लिया आपने कि आपको पैसा मिलने वाला है, तो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। लेकिन कैश बेसिस में उल्टा होता है। जब कैश बेसिस में जब आपको कैश मिलता है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, जब आप कैश दोगे एक्सपेंस में तो आप एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हो। तो कैश बेसिस उल्टा है। तो एंट्रीज आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। पहले ही आंसर मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट, what is the accrual basis of accounting? Why is the accrual basis of accounting considered superior to cash basis for the most businesses? It is easier to maintain? No. It shows higher profit always? No. It matches revenue earned against the expenses incurred in the same period. तो accrual basis का फायदा यही रहता है कि भले आपने इस साल एक्सपेंस किए हैं और वो सामान बेच भी दिया है, तो मान लो आपने सामान जो खरीदा था उसके तो कैश पेमेंट कर दी, वो एक्सपेंस लिख दिया, बट जो सामान बेचा उसका पैसा अभी नहीं मिला, उसका पैसा अगले साल मिलेगा, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज इसी साल करोगे, तो ही तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल पाएगी ना कि इस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने कितना एक्सपेंस किया था। अगर आप कैश बेसिस पे लेके चलते तो आप एक्सपेंस तो रिकॉग्नाइज करते इस साल, रेवेन्यू आपको अगर कैश अगले साल मिल रहा है तो आप अगले साल रिकॉग्नाइज करते, तो फिर वो सही नहीं होता, फिर वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको ट्रू नहीं मिल पाती, ट्रू एंड फेयर नहीं मिल पाती। तो यही फायदा होता है एक्रूअल बेसिस का। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। अब आए क्वेश्चन नंबर 28 पे, विच सेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर फ्रेम्ड बाय हुम। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम तो आईसीआई ही करता है, लेकिन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं या फिर जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो नोटिफाई करता है एमसीए। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विद इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन फ्रेमिंग कौन करेगा, आईसीएआई ही करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ हैविंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने का फायदा क्या होता है? दे अलाउ कंपनीज टू हाइड लॉसेस? नो। दे एलिमिनेट वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? एब्सोल्युटली करेक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ओवरऑल पर्पस ही यही है कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग कर रहे हो, मैं अलग कर रहा हूँ, कोई और अलग कर रहा है, ऐसा ना हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यूनिफॉर्मिटी हो। तो वेरिएशन जो भी हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, जिससे कंपेरेबिलिटी बढ़े फर्म्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज कैरेक्टराइज्ड एज व्हाट? ओरिजिन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? यस। देखो, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो पहले के टैक्स होते थे वो ओरिजिन बेस्ड होते थे, लेकिन ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कैसे? देखो ध्यान समझो। जीएसटी मान लो एक महाराष्ट्र में कोई सप्लायर है और उसने सप्लाई किया है, जीएसटी सप्लाई में लेवी होता है, महाराष्ट्र से यूपी में सप्लाई हुआ है सामान, तो यूपी वाला जो पार्टी है जब वो सामान को रिसीव कर रहा है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान सप्लाई हो रही है ना, तो इसमें लगता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब आईजीएसटी इसमें अप्लाई होता है। अभी जो आईजीएसटी लगेगा
ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बाइफरकेट हो जाएगा, ट्रांसफर होगा आधा आधा। सेंट्रल गवर्नमेंट सबको पता ट्रांसफर होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा ये? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा कि यूपी गवर्नमेंट को जाएगा? तो जाएगा यूपी गवर्नमेंट को, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता है, उस अथॉरिटी को टैक्स मिलता है, तो यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के जो टैक्सेस थे वो ओरिजिन बेस्ड थे, सेंट्रल टैक्स जो थे वो ओरिजिन बेस्ड थे। तो वहाँ वैट भी ओरिजिन बेस्ड होता। वैट में क्या होता था पहले, जब स्टेट के अंदर ही जब सप्लाई होती थी तो वैट लगता था। ठीक है, लेकिन जब मान लो और जो पहले के टैक्सेस में अगर स्टेट के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जो ओरिजिन वाला स्टेट था जैसे महाराष्ट्र, इसको मिलता था टैक्स, इसका फ़ायदा होता था। लेकिन अब क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो अब ये जो IGST मिलेगा, इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा पोर्शन जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन। ठीक, और GST में हुआ क्या है कि जो भी पहले के टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी था, मैन्युफैक्चरिंग में लगता था, फिर आपका सेंट्रल टैक्स लगता था, फिर सर्विस टैक्स था, इन सबको सब्ज्यूम्ड कर दिया है, एक कंबाइंड टैक्स बना दिया, वन नेशन वन टैक्स, GST। ठीक है, और इससे फ़र्क क्या पड़ा, इससे टैक्स ऑन टैक्स का कॉन्सेप्ट हट गया। मतलब पहले क्या होता था ना कि अगर मैन्युफैक्चरर है और ये होलसेलर है, होलसेलर अगर मैन्युफैक्चरर से कोई सामान खरीद रहा है तो होलसेलर को टैक्स भी देना पड़ेगा। 100 रुपये का सामान है, मान लो 10 रुपये का टैक्स दिया, तो होलसेलर को कितना रुपये पड़ गया, 110। तो होलसेलर के लिए कॉस्ट 110 हो जाती थी पहले, क्योंकि इसको रिफंड नहीं मिलता था 10 रुपये का। तो अब जो भी मार्जिन ऐड करता था वो 110 में ऐड करता था, फिर आगे रिटेलर को बेचता था। अब ऐसा नहीं है, अगर होलसेलर ने 110 रुपये पे किए हैं तो इस होलसेलर के GST के पोर्टल में दिखाएगा कि 10 रुपये तुमने एज अ टैक्स पे किया है, जो कि मैन्युफैक्चरर ने जमा कर दिया है गवर्नमेंट को। तो 10 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, मतलब आपके पोर्टल में शो हो जाएगा 10 रुपये। अब जब होलसेलर सामान बेचेगा ना ये 100 रुपये का, तो 100 ही कॉस्ट 100 मानेगा और मार्जिन अपना ऐड कर लेगा, मान लो 50 रुपये है, फिर टैक्स ऐड करेगा 150 में 10%, 15 रुपये का, फिर रिटेलर को बेच देगा ये 165 रुपये में, जिसमें से कि 15 रुपये का टैक्स रिसीव करेगा। ये 15 रुपये का टैक्स रिसीव किया होलसेलर ने, तो पूरा का पूरा 15 रुपये जमा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पोर्टल में 10 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया है, कि आपने पहले ही 10 रुपये जमा किए थे मैन्युफैक्चरर के थ्रू। तो 15 रुपये जमा करने थे होलसेलर को, क्योंकि इतने मिले हैं, 10 रुपये ऑलरेडी दे चुके हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया, तो माइनस कर दोगे 5 रुपये बचा, तो 5 रुपये ही वो पे करेगा सामने वाली गवर्नमेंट को। ठीक है, ये होता है GST का पूरा पूरा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंपोनेंट ऑफ GST इज लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है स्टेट के अंदर, मतलब गुजरात स्टेट है, एक इलाके से दूसरे इलाके में अगर सामान की सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो IGST नहीं लगेगा, IGST नहीं लगेगा। IGST लगता है इंटर स्टेट में, महाराष्ट्र से यूपी, महाराष्ट्र से तमिलनाडु जा रहा है तो। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट है, स्टेट के अंदर, तो दो तरह के टैक्स आपको दिखेंगे इनवॉइसेस में, CGST भी दिखेगा और SGST भी दिखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बोथ CGST एंड SGST। व्हेन गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इंटर स्टेट है तो IGST लगता है, मैंने पहले ही सिखा दिया है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर B। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैज बीन सब्ज्यूम्ड बाय और रिप्लेस बाय द GST। इनकम टैक्स को रिप्लेस नहीं किया है, इनकम टैक्स तो अभी भी लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स को भी रिप्लेस नहीं किया है, वैट को रिप्लेस कर दिया है, सर्विस टैक्स को भी रिप्लेस कर दिया है, सर्विस टैक्स भी अब GST में ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म पूरा आपको समझाया था ना। इसका एडवांटेज क्या है, ये रिमूव करता है कैस्केडिंग इफेक्ट को, टैक्स ऑन टैक्स को रिमूव कर देता है, मैंने समझाया था। ऑप्शन नंबर A इज द आंसर। नेक्स्ट, GST रेट इज 18% और डीलर जो है वो मध्य प्रदेश में है और सामान बेच रहा है राजस्थान के डीलर को, टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी। पहली बात तो ये इंटर स्टेट है, तो यहाँ लगेगा IGST मान लो 18% है, क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 का 18% निकाल दो, 1800 आ जाएगा, तो IGST लगेगा 18% का और हो जाएगा 1800, तो आंसर है ऑप्शन नंबर B। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, दी फैसिलिटेट कंपैरेबिलिटी, ये लिमिटेशन नहीं है, एडवांटेज है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, नहीं, ये इंक्रीज करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं बाय मेकिंग चॉइसेस बिटवीन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट रिजिड। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स तो ब्रॉडर होते हैं बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस थे उनको रेस्ट्रिक्ट कर देता है,
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज। क्वेश्चन नंबर 37, विच कॉन्सेप्ट सर्व्स एज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ का मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिज्म होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, विंडो ड्रेसिंग के बारे में आया। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग होता है जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, मॉल में विंडोज में बहुत सारे कपड़े रखे होते हैं ना, उसको देख के आप अंदर शोरूम के अंदर एंटर कर जाते हो, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। अकाउंट्स में भी विंडो ड्रेसिंग होती है। अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग करने का मतलब यह है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो, जो खराब चीज़ें छुपा ले रहे हो, ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखा सको यूजर्स को। तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो अकाउंट्स को, आप अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि खराब चीज़ें आपने छुपा ली हैं। बट ये विंडो ड्रेसिंग आप नहीं कर सकते हो। किस कन्वेंशन के वजह से आप ये विंडो ड्रेसिंग करना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि एक कन्वेंशन आपके पास है फुल डिस्क्लोजर का, जो कहता है सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, कुछ छुपा नहीं सकते आप। तो इसका आंसर है फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फर्म चेंजेस इट्स मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डिमिनिशिंग बैलेंस। मेथड चेंज कर सकता है अगर बेटर मेथड मिल रहा है आपको। इट मस्ट डिस्क्लोज दिस फैक्ट, बट उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अगर आपने पॉलिसी चेंज की, क्योंकि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप एक ही पॉलिसी को कंसिस्टेंटली यूज़ करोगे ओवर द ईयर्स। बट आप चेंज भी कर सकते हो अगर बेटर रिप्रेजेंटेशन आप दे पा रहे हो तो। लेकिन अगर आपने चेंज किया तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और डिस्क्लोज करते हो आप फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज रिक्वायर्ड बाय कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड फुल डिस्क्लोजर। क्योंकि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ही पॉलिसी को यूज़ करोगे, बट आप चेंज भी कर सकते हो अगर बेटर रिप्रेजेंटेशन आप कर पा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी हो गया, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर आपने चेंज किया, तो वो फुल डिस्क्लोजर हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीगल अथॉरिटी दैट मैंडेट्स द प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। देखो, हमारे वहाँ कंपनीज के लिए पीएल अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कौन देता है? कंपनीज एक्ट 2013 देता है। सिंपली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शेड्यूल 3 है जिसमें फॉर्मेट गिवन है आपको पीएल अकाउंट का भी और बैलेंस शीट का भी। ठीक है, और बाकी वीडियो के नीचे में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाल दूंगा। सारी आने वाली वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो उसी पे नोटिफाई करता हूँ मैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।